नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति एक शब्द जिससे मन में कभी जागता था श्रद्धा भाव, अब हो गए इसके मायने बड़ा कारोबार। पार्टी के दफ्तर बन गए बाजार, सच राजनीति बनकर रह गई है गंदा खेल। कवि, लेखक, कलाकार प्रायः उस डगर पर नहीं चलते जो उसे पसंद न हो। जिसके खिलाफ वह कलम चलाता है वह पथ भी नहीं चुनता है। पर इन कविताओं को रचने वाली कवित्री ने इसे गलत साबित करके दिखा दिया है। वही पथ पकड़ा जिसके खिलाफ लिखा था। हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। कम लोग जानते होंगे कि वह कविताएं भी रचती हैं। दुर्गा पूजा पर आधारित अपने एल्बम रौद्र छाया के लिए 7 गीत कंपोज कर चुकी हैं। अपने मुफलिसी के दिनों में उन्होंने दूध बेचने तक का कारोबार किया था। बंगाल की दीदी का पूरा करियर चुनौतियों और संघर्ष से भरा हुआ है। हर बार चुनौतियों को उनने अवसर में बदलने का करिश्मा कर दिखाया है। तभी तो 34 साल के वामपंथ के किले को पश्चिम बंगाल में ढहा दिया, अपनी सरकार बना लिया। 1984 में माकपा के बड़े वरिष्ठ नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा करके देश की सबसे युवा सांसद बनने का सेहरा अपने माथे बांध लिया। हालांकि 1989 में मालिनी भट्टाचार्य ने उन्हें हरा दिया। पहली महिला रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी उन्हीं के पास है। अब तक कांग्रेस और वामपंथ से उलझती रही हैं, पहली बार भाजपा के निशाने पर हैं। देश के गृह मंत्री और भाजपा के कुशल तथा सफल रणनीतिकार अमित शाह ने अपने हालिया पश्चिम बंगाल दौरे में पार्टी के लिए अगले चुनाव में 200 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह ममता की दिक्कतें बढ़ाने वाला है। इसके लिए अमित शाह उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन हथकंडों का इस्तेमाल कभी ममता बनर्जी ने किया था। ममता के किले में सेंध लगनी शुरू हो गई है। अमित शाह ने पहले ही ममता के यहाँ नंबर 2 के नेता रहे मुकुल राय को कमल पकड़ा रखा है। अब की शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में खड़ा कर लिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में हाल फिलहाल कांथी कस्बा है। ब्रितानी काल के दौरान इसे कोटाई नाम से जाना जाता था। कांथी में शुभेंद्र अधिकारी का घर है। शुभेंद्र नंदी गांव के किसानों का चेहरा थे। इसी आंदोलन ने 2011 में ममता के सरकार बनाने का रास्ता खोला था। वो टीएमसी के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता इन दिनों हैं। भाजपा की चुनौती से ममता की दिक्कत साफ पढ़ी जा सकती है। उनकी बेचैनी उनके हालिया फैसलों में दिखती है। जो ममता बंगाली अस्मिता और संस्कृत की बात उठाती थी, वह हिंदी भाषी व दलितों का सवाल उठाने लगी हैं। तुष्टिकरण से बचने के लिए 8000 पुरोहितों को 1000 रुपये मासिक भत्ता देने का उन्हें ऐलान करना पड़ा है। हालांकि वो इमामों को वक्फ के मार्फत 2500 रुपये महीना देती हैं। 37,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान उन्होंने दिया है। पूजा समितियों के बिल में 59% की छूट की है और जितने भी टैक्स लगते थे पूजा समितियों पे उन्होंने सब खत्म कर दिया है। दलित अकादमी के गठन के साथ हिंदी भाषी वोटरों पर उनकी निगाह पहली बार गई है और हिंदी भाषी वोटरों को रिझाने और पटाने का काम उन्होंने अपने नेता दिनेश त्रिवेदी को दे रखा है। 81,000 फेरी वालों को एक मुश्त 2-2 हज़ार का अनुदान दिया है। प्रशांत किशोर उर्फ पीके की कंपनी आई पैक ममता का प्रचार कर रही है। दीदी बोलो उनका एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा है बीते दिनों, जिसमें कोई भी आदमी ममता बनर्जी से सीधे टेलीफोन पर बात कर सकता है। कार्यक्रम लोकप्रिय भी रहा। प्रशांत किशोर ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि भाजपा दहाई के आंकड़ों के लिए संघर्ष कर रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्पेस छोड़ दूंगा। स्पेस मतलब सेफोलॉजी का स्पेस छोड़ देंगे। पीके को भाजपा की ताकत और संसाधनों का अंदाज नहीं है। तभी तो प्रशांत किशोर के इस वक्तव्य में उनके काम के भरोसे और सफलता का आत्मविश्वास अभिमान की हदें पार कर जाता है। क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि अमित शाह ने 22 सीटों का लक्ष्य रखा था। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं, जबकि 2014 के चुनाव में बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें आई थी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा को 128 सीटों पर पश्चिम बंगाल में बढ़त थी, जबकि ममता की टीएमसी को केवल 158 सीटों पर बढ़त पिछले लोकसभा चुनाव में हासिल हुई थी। 2016 में ममता 211 सीटों पर जीती थी। यही नहीं, 2014 में भाजपा के हाथ केवल 17% वोट थे, जो 2019 में बढ़कर के 40% हो गए। ये संख्या ममता बनर्जी को कुल मिले वोटों से सिर्फ 3% कम है। यह पार्टी के पक्ष में हिंदू वोटों की लामबंदी का संकेत है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद लोकनीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के एक सर्वे से पता चलता है कि भाजपा के 57% वोट हिंदुओं से आए थे। केवल 4% मुसलमानों के वोट भाजपा के हाथ लगे थे।
जबकि टीएमसी के लिए 70% मुसलमानों और 32% हिंदुओं ने मतदान किया था। बंगाल की 10 करोड़ आबादी में से 7 करोड़ हिंदू हैं। इनमें 5.5 करोड़ बंगाली हैं। यह वर्ग जाति और क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है, लेकिन पिछले एक दशक में यह फैक्टर बदला है। राजनीतिक दलों ने इसे खूब हवा दी है। मिसाल के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा और बीरभूम के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग ने भाजपा का समर्थन किया। यही कारण है कि इस इलाके में भाजपा 8 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। राज्य में करीब 27% आबादी मुसलमानों की है। मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ दिनाजपुर जिले में तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं। इसके अलावा बीरभूम में 37.6, साउथ 24 परगना में 35.57 और नॉर्थ 24 परगना में 25.82% मुस्लिम आबादी है। हावड़ा, हुगली और वर्धमान में मुसलमानों की खासी तादाद है। राज्य की 294 सीटों में से 100 सीटें मुस्लिम वोटों से तय होती हैं। पिछले कम से कम 5 विधानसभा चुनावों में यही सीटें बंगाल में सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा करती आई हैं। पुराने दौर में बंगाल का मुस्लिम वोटर कभी एक पार्टी को वोट नहीं देता रहा है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल सभी को मुसलमान वोट मिलते रहे हैं। लोकल नेता अपने प्रभुत्व के बल पर मुस्लिम वोट अपनी पार्टी के पक्ष में करते रहे हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के कंट्रोल वाली सीटों पर फॉरवर्ड ब्लॉक, राजद, आरएसपी, सीपीआई और अन्य क्षेत्रीय दलों की भी समय समय पर जीत होती रही है। हालांकि 2006 के बाद ये हालात बदलने लगे। ममता बनर्जी के तृणमूल ने धीरे धीरे मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया, लेकिन यही कोर वोटर और उनके प्रचार की कमान संभाले प्रशांत किशोर ही ममता बनर्जी की समस्या भी हैं। एक तो ममता बनर्जी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने हिंदू मतदाताओं को भाजपा की तरफ भेज दिया है। दूसरे की असउद्दीन ओवैसी की AIMIM ने बंगाल चुनाव में उतरने की घोषणा करके तय कर दिया है कि मुस्लिम वोटरों में वो अच्छा खासा सेध लगाने में कामयाब होगी। बिहार में उसने ये करके भी दिखाया है। इन दोनों पहलुओं का खामियाजा तृणमूल को ही भुगतना होगा। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के बीच NRC और CAA को लेकर बहुत काम किया है। इसमें केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव का भी ममता बनर्जी को सहयोग मिला। बंगाल के मुसलमानों में यह भय समा गया है कि असम के बाद अब NRC का नंबर बंगाल में लगने वाला है। इस भय की वजह बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों की घुसपैठ है, जो अब तृणमूल के पक्ष में मतदान करते हैं। भाजपा का फोकस हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर है। ममता बनर्जी की तृणमूल बंगाल की अस्मिता और क्षेत्रवाद को मुद्दा बनाए हुए है। भाजपा के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पार्टी के पास यूपी और बिहार की तरह काडर नहीं है। TMC, CPI, CPIM और कांग्रेस के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होते दिख रहे हैं। इन नेताओं को भाजपा कार्यकर्ता स्वीकार करेगा या नहीं? पुरानी नहीं, पश्चिम बंगाल में एक नई भाजपा दिख रही है। यह सब मिलकर के 1 और 1 11 हो सकते हैं या नहीं, भाजपा को इसी खेल को अंजाम देना है। उनकी पार्टी के प्रतीक पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह गृह राज्य है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने मिलकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 370 खत्म करने के सपने को अंजाम दिया है। अब उन्हीं के जिम्मे यह भी काम है कि कैसे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में अपनी सरकार बना करके दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुसंख्यक केंद्रित करने में यदि कामयाब हो पाएंगे तब उम्मीद की जानी चाहिए। हालात जो हैं उससे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की भी उम्मीद बेमानी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हो रहा है और जिस तरह हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य सा है कि इस मशीनरी पर उनके लोग बैठे हों। राजनीति में किसी के पक्ष में चलने वाली लहर हमेशा सही तस्वीर पेश नहीं करती है। यह भी सच है कि नोटबंदी के बाद भाजपा यूपी जीती, कोरोना के बाद बिहार और अब किसान आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल की बारी है। देखना है क्या होता है इस बार। इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।